नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति क्या रहती है और इसी के साथ साथ आपका अभ्यास भी होता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। आइए पहला प्रश्न देखिए अपनी स्क्रीन पर। पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। पहला कथन कहता है भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। ठीक है भाई। दूसरा कह रहा है भारत द्वारा आरंभ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का लक्ष्य 2025-26 तक पाम ऑयल उत्पादन में पाम ऑयल उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। करेक्ट है। तीसरा देखते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अब ये कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। ये तो हमने प्रश्न बता दिया और उसके सेंटेंसेस को हाईलाइट कर दिया। अब ये जान लेते हैं कि पाम ऑयल को क्यों लेकर आए हैं इस प्रश्न को यहाँ पर, क्योंकि इंडोनेशिया ने क्या किया कि अपने पाम ऑयल के निर्यात को बैन कर दिया है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर इसकी मांग बढ़ गई। वहीं पाम ऑयल की कीमतों में भी वृद्धि आ गई है और इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ लाया गया है, क्योंकि यह पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहला कथन देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। कैसे हम देखेंगे कि ये सही है कि ये गलत है। चलिए, भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है। भारत जो है वो अपने खाद्य तेलों का 70% आयात किससे करता है? इंडोनेशिया से आयात करता है और इसीलिए सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और ये आयातक भी है। फैक्ट पता होंगे तो आप ये चीजें यहाँ पर ठीक कर लेंगे। तो ये हमारा पहला कथन ठीक हो जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? भारत द्वारा आरंभ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का लक्ष्य 2025-26 तक। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई सन अगर आपको दी जाती है तो ध्यान देना होगा, क्योंकि ये फैक्ट है और फैक्ट में गलतियां की जा सकती हैं। फैक्ट में गलतियां इन द सेंस यहाँ पर हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पर कुछ और ईयर आपको दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। तक पाम ऑयल का उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। देखिए, आपने जो सेंटेंस पढ़ा है इसमें थोड़ा सा हमें असंभव सी चीज कुछ महसूस हो रही है। वो ये है, कह रहा है कि 4 साल के अंतर्गत भारत उत्पादन के क्षेत्र में, मतलब भारत जो है पाम ऑयल के उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भर हो जाएगा। थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि अभी तक हम 70% आयात जो है पाम ऑयल का या अपने तेलों का हम इंडोनेशिया से करते आ रहे हैं। तो फिर अचानक से इस स्टेटमेंट के अनुसार अचानक से कैसे हम 4 साल में पूर्ण आत्मनिर्भर हो सकते हैं उसके उत्पादन में? तो थोड़ा असंभव है, इसलिए हम इसको आउट कर देते हैं। तो हमारा ये कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है इंडोनेशिया और मलेशिया पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। करंट में हम इस चर्चा में सुन ही रहे हैं कि ये दोनों देश जो है पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो हम न्यूज़ से जुड़े रहेंगे, हमारे वीडियोस देखते रहेंगे, न्यूज़पेपर को रीड करते रहेंगे, तो हमसे ये गलती नहीं होगी। तो इसीलिए ये कथन भी करेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब इस प्रश्न का हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। पहला और तीसरा कथन ठीक हो गया है, दूसरा कथन गलत हो गया है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे व्याख्या को देखिए, यहाँ पर क्या है कि पाम तेल जो है यानी कि पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक जो है वो भारत भी है। इसके बाद कौन है? यूरोपीय संघ है। और फिर क्या आता है? चीन भी इसमें, इस लिस्ट में चीन का भी नाम आता है। चलिए ये तो हो गई मोटी मोटी बात। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी कि आईबीसी के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है? दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 व्यक्तियों, सीमित दायित्व भागीदारी, साझेदारी फर्मों और कंपनियों की दिवालियापन संबंधी समस्या के समाधान के हेतु इसको लाया गया था। दूसरा कथन क्या कह रहा है? इसके तहत दिवालिया प्रक्रिया केवल ऋणदाता द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। तीसरा कथन कहता है इसके अंतर्गत व्यक्तिगत एवं साझेदारी फर्मों की दिवाला संबंधी मामलों की अपील एनसीएलटी में, जबकि कंपनियों एवं सीमित दायित्व भागीदारी फर्म संबंधी अपील जो है उस मामलों की अपील किसके अंतर्गत आई जा सकती है? डीआरटी में की जा सकती है। इसमें पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो चलिए इन कथनों को देखने से पहले इसमें कौन सा सही है पहले हम ये जान लेते हैं कि जो दिवाला और दिवालियापन संहिता जो है वो प्रश्न अभी क्यों लाया गया है। वो इसलिए लाया गया है क्योंकि अभी आपने हाल ही में फ्यूचर ग्रुप का मामला सुना होगा न्यूज़ में, तो उसी के आधार पर इस प्रश्न को यहाँ पर लेकर आया है। तो क्या कह रहा है कि देखिए इसमें
क्या क्या फैक्ट हैं जो हमें ध्यान देने हैं, जैसे दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016। देखिए इस तरह के अगर कोई वर्ष यहाँ पर दिया गया है तो उसे चेंज किया जा सकता है एग्जामिनर के थ्रू, क्योंकि ये फैक्ट है, यहाँ पर फैक्ट में चेंजेस लाए जा सकते हैं ताकि हम थोड़ा कंफ्यूज और हम क्वेश्चन गलत कर दें, तो हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। बाकी की जो बात कह रहा है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन हमारा ये जो कथन है वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डाटा दिया वो करेक्ट है। दूसरे कथन पे आते हैं। इसके तहत दिवालिया प्रक्रिया केवल ऋणदाता द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। इस तरह के स्टेटमेंट में जहाँ पर केवल, एकमात्र, ओनली इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, तो हमें थोड़ा कॉन्शियस हो जाना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल जो होता है ना, जहाँ पर ऐसे केवल जैसी चीज़ें लिखी होती है, वो ऑप्शन, वो कथन जो है हमारा गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि हमारा ये कथन गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ केवल ऋणदाता द्वारा प्रारंभ नहीं की जा सकती है, बल्कि उस फर्म के जितने हितधारक हैं, चाहे वो लेनदार हों, चाहे वो देनदार हों, चाहे वो कर्मचारी हों या फिर वो ऋणदाता हों, उनके द्वारा भी इसको शुरू या प्रारंभ किया जा सकता है। तो हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? इसके अंतर्गत व्यक्तिगत एवं साझेदारी फर्मों की दिवाला संबंधी मामलों की अपील एनसीएलटी में। बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया वो किसके अंतर्गत? डीआरटी के अंतर्गत। अब देखिए मोटी मोटी बात ये है, ये यहाँ पर प्रश्न लाने का, ये कथन लाने का मकसद ये है, आप ये तो सीखे कि क्या डाटा सही है, लेकिन ये भी सीखे कि इस प्रकार के अगर कोई प्रश्न आपके समक्ष या आपके सामने प्रस्तुत होते हैं तो कैसे आप उनको टैकल करते हैं। क्यों? जब किसी ऐसे स्टेटमेंट में जहाँ पर दो संस्थाएं एक साथ दी गई हों, ध्यान दीजिएगा, दो संस्थाएं एक साथ दी गई हों तो उसे स्वैप कर दिया जाता है, यानी कि एनसीएलटी की जगह डीआरटी का स्टेटमेंट दे सकते हैं और डीआरटी की जगह एनसीएलटी का स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि हमने किया इस स्टेटमेंट में। चलिए देखते हैं कैसे। कि एनसीएलटी में जो लिखा है वो ये है कि कंपनियों एवं सीमित दायित्व भागीदारी फर्म संबंधी मामलों की अपील एनसीएलटी में की जाती है, जबकि डीआरटी में क्या किया जाता है? व्यक्तिगत एवं साझेदारी फर्मों की दिवाला संबंधी मामलों की अपील की जाती है। देखिए कैसे दोनों संस्थाओं के नाम बस स्वैप कर दिए और पूरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो हमें फोकस करना होगा इन चीज़ों पे भी। जहाँ पर दो संस्थाएं दी गई है तो कैसे उसमें गलती हो सकती है, कैसे हमें उसमें फोकस करना और कॉन्शियस रहना है, तो इस हिसाब से हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन से कथन सही है, तो मात्र हमारा पहला कथन जो है वो सही है और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। भुगतान बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो चलो भाई विचार कर लेते हैं। भुगतान बैंक की स्थापना सिफारिश उर्जित पटेल समिति के द्वारा की गई थी। वहीं दूसरा कथन कह रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आरबीआई और सरकार की समान हिस्सेदारी है। ध्यान दीजिएगा, भुगतान बैंक डेबिट कार्ड एवं प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की सुविधा ये प्रदान नहीं करते हैं। चौथा कथन कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने भुगतान बैंक में जमा सीमा जो है यानी कि डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। पूछ रहे हैं भाई हमसे ये कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम अभी बता देंगे कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं कैसे इसको मजेदार बनाया जा सकता है। इस प्रश्न को देखिए, भुगतान बैंक में पहले देखिए यहाँ भुगतान बैंक की बात आई क्यों है, क्योंकि देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के और ब्रांचेस को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है कि आईपीपीबी को 820 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उनको प्रदान की है। ठीक है, इसलिए उस मुद्दे से रिलेटेड हम इस प्रश्न को यहाँ लेके आए क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कथन हमारा क्यों देखिए गलत या सही है। यहाँ पर देखिए जब भी कभी आपको किसी चीज में हिस्सेदारी की बात की जाए ना कि किस किस का हिस्सा यहाँ पर है, कितना % किसका हिस्सा है, ऐसे स्टेटमेंट में किसकी कितने हिस्सेदारी है, फोकस करिएगा। यहाँ पर भी वही हिस्सेदारी की बात कर रहा है, लेकिन ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सरकार की पूर्ण हिस्सेदारी है इसमें, ना कि आरबीआई की। तो ये कथन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और पहला भी कथन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये समिति है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये समिति है ही नहीं। जब इस तरह की समितियाँ आए तो हमें फोकस करना है कि क्या ये समिति जो दी गई वो सही है या नहीं। तो ये भी हमारा आउट हो जाता है क्योंकि उर्जित पटेल की ये समिति है ही नहीं जिसके द्वारा इसको लाया गया था। तीसरा कथन कह रहा है भुगतान बैंक डेबिट कार्ड एवं प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड की नहीं।
अब देखिए मजेदार बात को देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ये भुगतान, भुगतान मतलब पेमेंट। अब भाई जब पेमेंट की बात आती है तो वहाँ पर कोई ऋण या धन आपको नहीं दिया जाता है, जबकि वहाँ पर सिर्फ आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है, क्योंकि वो पेमेंट की बात कर रहा है, ना कि ऋण या किसी धन की, तो इसीलिए आपको वहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी नहीं दिया जाता है। तो इस आधार पे, इन फैक्ट्स के आधार पे क्या है, ये कथन हमारा सही हो जाता है। जबकि ऊपर वाला हमारा पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सरकार के स्वामित्व ही है उस पर। ठीक है, फिर चौथा कथन देखते हैं क्या कहता है और किस तरह से इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, या इस तरह के स्टेटमेंट को हम कैसे टैकल करेंगे। आइए, हाल ही में आरबीआई ने भुगतान बैंकों में जमा सीमा, जो इसकी डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। देखिए, मैं आपको कल भी मैंने यही बताया, आज भी मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ, एक बार रिकॉल कराना चाहती हूँ कि जैसे 5 लाख रुपए की यहाँ बात की गई ना, ये एक फैक्ट हो गया, यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है। जैसे कोई वर्ष हो सकता है, कोई फैक्ट ऐसा हो सकता है जहाँ पर कोई ऐसा आंकड़ा दिया गया हो, हमें थोड़ा सा अवेयर होना है, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े बदल दिए जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी बदल दिया गया हो। बट ऑब्वियसली जब हम यूपीएससी के परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ उस तरह का माहौल और कुछ उस तरह की प्रश्नों को दिया जाएगा, ताकि आप उसी तरह से उसका प्रैक्टिस करें, उनका अभ्यास करें और अपने एग्जाम में ऐसी गलतियाँ ना करें। तो चलिए, यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, ना कि 5। अब देखिए, इस प्रश्न में पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, पहला, दूसरा, चौथा जो है वो गलत है, तीसरा सही है। तो इस हिसाब से भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जो है कथन करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं व्याख्या में कुछ है क्या इसकी। जी हाँ, बिल्कुल। भुगतान बैंक की स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी, जबकि प्रश्न क्या कह रहा था कि उर्जित पटेल समिति की द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके सिफारिशों पे इसको स्थापित किया गया था। मैंने आपको बताया था कि कहीं भी इस तरह की समिति दी जाए तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि समिति एक फैक्ट है, और फैक्ट को क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर चेंज कर सकते हैं, उसका कोई और नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया। जबकि सच क्या है, वो नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर आई थी। बाकी की चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के संदर्भ में हमें विचार करना है, लेकिन हमें ये जानना है कि इस प्रश्न को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। कोई तो विषय ऐसा चर्चा कर रहा होगा जिसके कारण इस प्रश्न को यहाँ लाया गया है। तो देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली को गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर रीवैम्प करने की बात की जा रही है, यानी कि उसके नवीनीकरण की बात की जा रही है। आइए अपने स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत के मुख्य सांख्यिकी विद अधिकारी के प्राधिकार के अंतर्गत संचालित की जाती है। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण का ये प्रावधान है। पूछ रहा है कौन से कथन सही है। उत्तर जानने से पहले हम इसको अपने तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्या ध्यान देना है, मुद्दा ये है ध्यान क्या देना है। आप सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अच्छे से अपनी तैयारी को और मजबूत करते जा रहे हैं, लेकिन प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है इसमें। नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत के मुख्य सांख्यिकी विद अधिकारी के प्राधिकार के अंतर्गत संचालित की जाती है। देखिए, जब इस तरह के स्टेटमेंट आए तो हमें थोड़ा ध्यान देना है कि जो यहाँ पर अथॉरिटी की बात कर रहा है ना, क्या वो सही है, क्योंकि ये फैक्ट है। फैक्ट बदले जा सकते हैं, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रही हूँ, फैक्ट बदले जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मुख्य सांख्यिकी विद अधिकारी के प्राधिकार की बात करें, क्योंकि अथॉरिटीज चेंज की जा सकती हैं, तो यहाँ पर ये प्राधिकार नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेक्ट देख लेते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के प्राधिकार के अंतर्गत संचालित की जाती है, ना कि प्रश्न क्या कह रहा था इसमें, ऑप्शन क्या कह रहा है कि ना कि भारत के मुख्य सांख्यिकी विद अधिकारी के प्राधिकार के अंतर्गत। तो इस तरह से ये प्रश्न स्पष्ट हो गया, ये कथन आपको और क्लियर हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखिए, ये जो SSLV है ना, इससे रिलेटेड अभी प्रश्न क्यों लेकर आए हैं। इसरो ने बोला है कि 2022 तक वो SSLV का प्रक्षेपण करेगा, उसके प्रक्षेपण करने का 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए इसीलिए इसको यहाँ पर लेकर आए हैं।
क्या कहता है पहला कथन, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में 1000 किलोग्राम वजनीय उपग्रह स्थापित करने में सक्षम है। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला सफल परीक्षण 2019 में किया गया है। यहाँ ईयर दी गई है, इस पे फोकस करिए। दूसरा कह रहा है SSLV 2 चरणों वाला संपूर्ण ठोस प्रक्षेपण यान है। चौथा कह रहा है SSLV का उद्देश्य, यहाँ पर इसका एम दिया गया है कि छोटे उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर उपग्रह लॉन्च करने की लागत में कमी को लाना है। चलिए, ये तो हमारे स्टेटमेंट रहे। अब देखते हैं क्या ये सही है, कैसे इनको टैकल करेंगे। देखिए, कह रहा है कि ये 1000 ग्राम की बात कर रहा है। चलिए, इस पे हम फोकस नहीं करते, पहले हम इस पे और इस पे फोकस करते हैं। लघु, यहाँ कह रहा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, मान लीजिए आपको ये कथन नहीं है, पता नहीं है ये कथन ठीक है या नहीं ठीक है, हम इसके शब्दों से इसको कैसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, हम गैस के थ्रू इसको सही करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हम कहते हैं ना, एक तुक्का लगा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल, यहाँ पर क्या कर रहा है, स्मॉल लॉन्च व्हीकल की बात कर रहा है। दूसरी जगह दे रहा है 1000 ग्राम वजनीय उपग्रह। तो खुद सोचे, कोई छोटी चीज इतना भारी उपग्रह ऊपर कैसे लेके जाएगा, ये हम एक बार सोच सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ें नहीं पता होती, तो हम इसी तरह से ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, वैसे ही हम थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा और रिस्क ले लेते हैं अभी, तो ये हमारा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसका सफल परीक्षण 2019 में किया गया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 2022 में इस परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है, तो 2019 में तो हो ही नहीं सकता। बट ऑब्वियसली पहला सफल परीक्षण 2019 में तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है, पहला भी गलत हो जाता है। तीसरा कह रहा है SSLV 2 चरणों वाला संपूर्ण ठोस प्रक्षेपण यान है। जब भी कभी आपसे लॉन्च व्हीकल के बारे में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है कि वहाँ पर कितना हैवी वो उपग्रह लेके जा रहा है। ठीक है, या हो सकता है वो किस ईयर में उसको प्रक्षेपण, पहला प्रक्षेपण की बात कर रहा है, या पहला परीक्षण उसका कब किया जाएगा, फिर कितने चरणों में वो है, वो जो लॉन्च व्हीकल है वो कितने चरणों में है, उसमें कौन कौन से ईंधनों का इस्तेमाल हुआ है। वैसे यहाँ भी पूछा गया है कि SSLV 2 चरणों वाला संपूर्ण ठोस प्रक्षेपण यान है। इतना कथन तो ठीक है, क्या इतने कथन से ये कथन ठीक हो जाएगा? नहीं, पूरा कथन ठीक होना जरूरी है। यहाँ पर 2 चरण नहीं बल्कि 3 चरणों वाला संपूर्ण ठोस प्रक्षेपण यान है, तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाता है। चौथा कह रहा है SSLV का उद्देश्य छोटे उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर उपग्रह लॉन्च करने में इसकी लागत में भी कमी आएगी। बट ऑब्वियसली देखिए, कोई भी छोटी चीज़ को अगर आप लॉन्च करेंगे, अगर हम सैटेलाइट की यानी हम लॉन्च व्हीकल की भी अगर हम बात करते हैं, अगर हम छोटा बनाएंगे तो समय और लागत दोनों में कमी आएगी, उसमें धन की भी बचत होगी, है ना। तो यहाँ पर ये कथन हमारा ठीक हो जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी के 3 ऑप्शंस आपके गलत हो जाते हैं। आइए इसको व्याख्या से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, SSLV लोअर अर्थ ऑर्बिट में 500 से 700 किलोग्राम वजनीय उपग्रह स्थापित करने में सक्षम है। 1000 ग्राम की बात नहीं कर रहा है, 500 से 700 किलोग्राम। और देखिए यहाँ पर आपको क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर देखिए कैसे स्टेटमेंट चेंज कर दिया। इतना छोटा सा एक वर्ड 1000 ग्राम दे दिया, और हम वहाँ पर सोचते हैं हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, हो सकता है हमने थोड़ा थोड़ा पढ़े के चक्कर में हम पूरा एक प्रश्न गलत कर सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर 500 से 700 किलोग्राम की बात कर रहा है। ठीक है, 3 चरणों में वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और कहाँ पर कैसे स्थापित किया जाएगा जिससे लागत में कमी आए वो आपको स्पष्ट हो चुका है। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।